आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, साथ ही साथ उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई देता हूं और भारत के संसद सदस्यों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने में अहम रोल अदा किया। तो सबसे पहले इन सबों का धन्यवाद, साथ ही साथ भारत के तमाम भारतवासियों का धन्यवाद कि एक ऐसे कानून में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन लाई गई है जो कि एक ड्रैकोनियन लॉ, आप कह सकते हैं एक ड्रैकोनियन लॉ बन करके 1954 से लेकर के अब तक इस देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ था। उस मुसीबत से निजात देने का काम ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 या 2024 कहा जाता है, उससे इस देश की जनता को राहत मिली है। लेकिन एक दुखद बात यह है कि संसद के द्वारा पारित इस कानून को किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल करके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके संसद सदस्य सदन के पटल पर डिबेट में हिस्सा लिए, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी और उनके सदस्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस कानून को चुनौती देने का काम किया है। यह डेमोक्रेसी का आप कह सकते हैं एक डार्केस्ट पक्ष है कि यह दर्शाता है कि वे तमाम संसद सदस्य जिन्होंने सदन के पटल पर खुलकर अपनी बातें रखी और उनकी बातों को सुनने के बाद सदन ने बहुमत से इस संशोधन को पारित किया, उस संशोधन को वही संसद सदस्य जिन्होंने अपनी बात सदन के पटल पर रखा, वो सदन के बाहर आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का काम करते हैं। तो क्या यह संसदीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या यह भारत के संसदीय व्यवस्था का अपमान नहीं है? इसलिए ऐसे लोगों पर जो भी कानूनी कार्रवाई बन सके संसद के माननीय अध्यक्ष को, उनको कार्रवाई करनी चाहिए संसदीय जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके तहत। अब बात आती है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो इस याचिका के माध्यम से जो चुनौती दी गई है, मैं आपको बताऊं कि आज से पहले अश्विनी उपाध्याय एक एडवोकेट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ एक्ट के कुछ सेक्शंस को चुनौती दी थी। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रश्न पूछा था अश्विनी उपाध्याय जी से कि क्या आपका कोई संपत्ति इसमें इन्वॉल्व है, और यह कह करके उनको कहा कि या तो आप अपनी याचिका को वापस लें, किसी अन्य उच्च न्यायालय में जाएं, नहीं तो हम खारिज कर देंगे। अंततोगत्वा अश्विनी उपाध्याय जी ने उस याचिका को वापस लेकर के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह एक परंपरा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उच्च न्यायालयों को दिया गया है विभिन्न राज्यों में, वो उच्च न्यायालय भी इन तमाम बिंदुओं पर विचार कर सकती हैं, तो सीधे धारा 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का औचित्य क्या है? इसीलिए मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम इन पहलुओं पर गौर फरमाएगी जिस तरह से उन्होंने अश्विनी उपाध्याय के केस में किया था। अब दूसरा पक्ष ये आता है कि जो जितने भी याचिका करता हैं उनका अपना फंडामेंटल राइट कैसे खंडित होता है, यह समझ से परे की बाहर की बात है। मैं कमल जी आपको यह मुद्दा इसलिए कह रहा हूं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वह वक्फ एक्ट के तहत वो रेगुलेट होता है। उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड सारे वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करती है। तो जितने जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनका फंडामेंटल राइट वक्फ कानून संशोधन कानून के पारित होने से कैसे इन्फ्रिंज होता है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होगा।
क्या इतने पिटिशनर्स को लोकस स्टेंडाई है कि वह एक संशोधन को पीआईएल के माध्यम से यह कहते हुए कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, वो इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं? तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 32 में पिटीशन को फाइल करने के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट का हवाला दिया है। लेकिन जब वक्फ एक्ट है, सारा वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट से रेगुलेट होता है, तो ये जो इंडिविजुअल्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उनका फंडामेंटल राइट कैसे ब्रीच होता है? यह भी एक प्रश्न है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको अवश्य अपने संज्ञान में लेगी। अब मैं आता हूं कि जो संशोधन हुआ है वह संशोधन है क्या, और उससे पहले आप देखें कि यह दलील दी जाती है कि इनके जो पुरखे थे, यानी कि मुगल पीरियड और उससे पहले का जो मुस्लिम आक्रांताओं का शासन इस देश पे था, उनका आधिपत्य था, वो कहते हैं कि साहब वो प्रॉपर्टी हमें उन पुरखों से मिला है और उन पुरखों ने वक्फ किया है और हमारे पुरखों ने वक्फ किया है। लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि जब मुगलों का शासन का अंत हुआ तो इस देश में ब्रिटिश हुकूमत आई और ब्रिटिश हुकूमत ने कानून पारित करके यहाँ के सारे प्रॉपर्टियों को उसको कोडिफाई किया, उसको कानून के तहत रेगुलेट करने का काम किया। उसी क्रम में वक्फ एक्ट पहली बार अंग्रेजों के द्वारा ही 1912 में बनाया गया, फिर 1934 में बना। देश के आजादी के पहले 2 बार वक्फ कानून इस देश में अंग्रेजों ने बनाया। तो जब वो वक्फ कानून बना करके ले आए तो वक्फ अंग्रेजों ने जब सारे लैंड को भी अपने डिफरेंट समय में कमीशंस के द्वारा रेगुलेट करके उसको लॉ के द्वारा संचालित किया, तो फिर मुसलमानों का जो ये हक है कि हमें मुगलों से मिला, तो क्या जमींदारी सिस्टम जो मुगल कालीन था वो क्या अंग्रेजों ने उस सिस्टम को चलने दिया? अगर आप देखेंगे कि जब सारे साम्राज्य पर अंग्रेजों का हक कायम हो गया, वो अपने कानून के द्वारा सारे भू संपत्ति को, प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने लग गए, तो मुसलमानों का मालिकाना हक किन कागजों में निहित था? वो कागज तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट तो उन्हें दिखाना पड़ेगा अधिकारियों को। और खासकर जब देश के आजादी के बाद जब संविधान के तहत सरकार चलने लगी, तो संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक अथॉरिटीज या जो लोकल बॉडीज के जो अथॉरिटीज हैं, लोकल बॉडीज के जो कानून के तहत उन्हें यह डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा कि उनका मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पे कैसे बना या है, ताकि वो वक्फ कर सके। लेकिन जब आप देखेंगे जो 1954 में कानून बना, उस कानून में कहीं व्यवस्था नहीं थी कि जब तक वो मालिकाना हक अपना नहीं दिखाएंगे, साबित करेंगे, तब तक वो वक्फ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन 1954 के कानून में नहीं था। और वक्फ बोर्ड को तब भी अधिकार प्राप्त था, वह जिस इन प्रॉपर्टी को उचित समझे वह वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। और यह सिलसिला चलते रहा, जिसके वजह से वक्फ की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। लेकिन हद तो तब पार कर गया जब 1995 में माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1954 के कानून को रद्द करते हुए एक नया वक्फ कानून 1995 बनाया। और उस कानून में जो उसका धारा 3 यानी कि जो पूरे कानून को परिभाषित करता है वक्फ कानून को, उस परिभाषा में कहा गया कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर वो कह देता है, कोई भी व्यक्ति आकर के कह दे कि साहब हम इस प्रॉपर्टी के यूजर हैं और हम इस प्रॉपर्टी में फॉर द टाइम बीइंग रह रहे हैं, चाहे वो किराएदार के रूप में, लाइसेंसी के रूप में, लेसी के रूप में, किसी भी रूप में वो रह रहे हों, वह उस प्रॉपर्टी का वक्फ कर सकते हैं वक्फ बोर्ड को, और वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी किसी
नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी का है, उसका मालिक कोई नॉन मुस्लिम है, वह किसी मुसलमान को एज ए किराएदार, एज ए लेसी, एज ए लाइसेंसी या एज ए बटीदार उसको यूज करने के लिए अपने प्रॉपर्टी का अगर दिया है लाइसेंस या टेनेंसी राइट, तो वो एज ए टेनेंट वो वक्फ कर सकता था उस प्रॉपर्टी को। इससे कितना बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट समाज के अंदर आया। और यही वजह है कि जो हमारे यहां जो एक पारस्परिक सौहार्द का वातावरण था, वह सौहार्द समय के साथ बिखरने लगा, टूटने लगा। और आज इतनी बड़ी खाई हिंदू मुस्लिम या मुस्लिमों को दूसरे कम्युनिटी के साथ आया, उसका कारण, उसमें बहुत बड़ा एक कारण वक्फ कानून है कि यह प्रॉपर्टी विवाद को जन्म देने से कटुता का वातावरण फैलता गया। तो आज जो आप खाई देख रहे हैं समाज के अंदर, उसमें वक्फ कानून का बहुत बड़ा एक रोल है। आप देखेंगे कि मैंने आपको सेक्शन 3 का दिया कि कितना वो गंभीर था। उसी तरह से म्यूटेशन, जब वक्फ को कोई प्रॉपर्टी आई तो म्यूटेशन कराने के लिए, म्यूटेशन का कानून क्या, जब आप म्यूटेशन के लिए एसडीएम या सर्किल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी नोटिस जारी की जाती है कि भाई अगर किसी का इस पर कोई क्लेम है तो आकर के अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है, क्योंकि अमुक व्यक्ति ने म्यूटेशन अपने नाम से कराने के लिए आवेदन दी है। लेकिन इस तरह का सारा प्रावधान 1995 के एक्ट में और पहले भी 54 वाले एक्ट में भी नहीं था कि म्यूटेशन कराने के लिए आपको किसी भी तरह का नोटिस किसी को नहीं देना है। जब वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में आवेदन दिया गया, वो वक्फ के नाम से म्यूटेट हो जाता था। आज जो कानून में बदलाव आया है, यह कहा गया है कि साहब म्यूटेशन कराने के पहले 2 न्यूज़पेपर में और जिस लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना होगा, पब्लिक नोटिस जाएगी और किसी का ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद, निस्तारित करने के बाद ही म्यूटेशन हो पाएगा। तो ये कितना बड़ा चेंज आ गया है। आज जो संशोधित कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ प्रॉपर्टी पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है म्यूटेशन के समय। उसके पहले वो ट्राइब्यूनल में जाएगा। ट्राइब्यूनल का जो पहले क्या था, पहले के कानून में था कि ट्राइब्यूनल का आदेश फाइनल था, उसको किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अब जो संशोधन आया है, उस संशोधन में है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, या किसी न्यायालय में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जो सबसे इसमें जो भयंकर सेक्शन था वो था सेक्शन 40। उस सेक्शन 40 का मतलब कहना यह था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन मंगा सकता था और उसको जब उचित लगता कि नहीं साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकने के आधार पर वो वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में उसको अधिकृत कर सकता था। और उसकी अपील आपको ट्राइब्यूनल में जाना था। आप किसी अदालत में वक्फ बोर्ड के उस दावे को चैलेंज नहीं कर सकते थे। यह सेक्शन 40 का प्रोविजन था। लेकिन आज जो संशोधन आया है, इसमें उस सेक्शन 40 को डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब आज के तारीख में सेक्शन 40 का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन। और यह सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं है, सारे समाज के लिए। और खासकर मुस्लिम समाज में ऐसे गरीब लोग, ऐसे वंचित लोग जिनके प्रॉपर्टी को जबरन वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर वक्फ बोर्ड छीन लेती थी, उस प्रॉपर्टी का आज मालिकाना हक मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो गरीब दबे कुचले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पासमानदा समाज के लोग हैं, उनको इस संशोधन का लाभ मिलेगा। तो आप कुल मिला जुला करके देखेंगे तो इस कानून में किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह से किसी अधिकार का हनन नहीं है। उन्हें किसी तरह का कानूनी जो प्रेजुडिस उनके राइट का या उनके इंटरेस्ट का किसी तरह से प्रेजुडिस नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि जो हमारा भारत का संसद
और हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो ये संशोधित कानून लाया है, ये भारत के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और ये स्वागत योग्य है। अब बात रही कि साहब ये जो संशोधन को चुनौती दी गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमाम बिंदुओं पर विचार करके, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकता है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दी हुई है कि भाई आप हाई कोर्ट जाएं, तो जिस राज्य का मामला है उस राज्य के हाई कोर्ट में जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने का औचित्य क्या है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि अभी जो हाल के दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को सीधे एसएलपी के रूप में जो अपने यहां स्वीकार किया है, ऐसे उदाहरणों के कारण ये जो एक मशरूमिंग फाइलिंग एसएलपी की या रिट पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए जो सीधे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, ऐसे पिटीशंस को डिस्करेज करना चाहिए। ऐसे लिटिगेंट्स पर हेवी कॉस्ट आनी चाहिए ताकि वो अपने हाई कोर्ट्स को, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको इग्नोर करके सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सके। धन्यवाद।